एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे, मतलब ऐसी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करने वाले हर छात्र का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर यही घड़ी होती है। क्लॉक रीजनिंग के सवाल पूछ लिए जाते हैं। अरे हाँ, घड़ी पर आधारित तर्क शक्ति वाले सवाल। हाँ। इस गहन चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। ये विश्लेषण उन सभी छात्रों के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है जो इन परीक्षाओं के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम घड़ी के इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हाँ, और एक सस्पेंस तो मुझे लगता है अभी से खोल देना बेहतर होगा। अच्छा, कौन सा? हाँ, भाग दें। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये तेज धावक हर एक मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई तेज धावक की बात, जिसकी रफ्तार 6 डिग्री प्रति मिनट है। लेकिन वो जो दूसरा धावक है, यानी अपनी घंटे की सुई, वो तो बहुत ही सुस्त है। बहुत ज्यादा। घंटे की सुई को वही 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। बाप रे, 12 घंटे? हाँ, और अगर इस सुस्त धावक की रफ्तार को मिनटों में निकाला जाए तो वो 1 मिनट में केवल आधा, मतलब 0.5 डिग्री ही खिसक पाता है। अब असली गणित ना यहीं से शुरू होता है। दोनों धावक एक ही ट्रैक पर, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मिनट में वो जो तेज धावक है वो 6 डिग्री आगे बढ़ता है, जबकि सुस्त धावक केवल आधा डिग्री आगे खिसकता है। यानी हर मिनट तेज धावक उस सुस्त धावक से 5.5 डिग्री की बढ़त ले रहा है। एकदम सही पकड़ा। गणित की भाषा में इसे ही सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। 5.5 डिग्री प्रति मिनट। हाँ, और ये 5.5 डिग्री का फासला ही वो गुप्त इंजन है जो आगे चलकर हमारे सारे शॉर्टकट्स को पावर देने वाला है। दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज अक्सर परीक्षा हॉल में देखा जाता है कि लोग रफ पेपर पर घड़ी बनाते हैं, फिर उस पन्ने को उल्टा करके रोशनी की तरफ देखते हैं ताकि असली अक्स दिखाई दे। हाँ, ये बहुत आम है। मतलब ये तरीका काम तो करता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है और गलती की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। और उसी गलती को एकदम खत्म करने के लिए 1160 की ट्रिक बनी है। नियम बहुत ही सीधा है। जो भी वास्तविक समय दिया गया है उसे बस 1160 में से घटा देना है। 11:60? लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। 11:60 का मतलब तो असल में 12 ही होता है ना? हाँ, होता तो 12 ही है। तो हम सीधे 12 में से क्यों नहीं घटाते? ये 11:60 लिखने के पीछे का क्या विज्ञान है? इसके पीछे ना इंसान के दिमाग की एक छोटी सी कमजोरी है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग बेस 10 यानी दशमलव प्रणाली में सोचने का आदी है। जब हम 12 में से कोई समय, मान लीजिए 8:20 घटाते हैं, तो शून्य में से 20 घटाने के लिए हमें हासिल यानी कैरी या बॉलों लेना पड़ता है। हाँ, और वही गड़बड़ होती है। बिल्कुल। बेस 60 वाले समय के जोड़ घटाव में इंसान अक्सर बेस 10 वाला हासिल ले लेता है और पूरी कैलकुलेशन गलत कर बैठता है। तो 12 को 1160 लिख देने से मिनट वाले हिस्से में पहले से ही 60 मौजूद रहता है, इसलिए वो हासिल लेने की झंझटी खत्म हो जाती है। अरे, ये तो सच में एक बहुत ही स्मार्ट हैक है। हमारे स्रोतों में इसका एक उदाहरण भी है। यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो शीशे में क्या समय दिखेगा? तो बस 1160 में से 8:20 को घटाना है। हाँ, मिनट वाले हिस्से में 60 में से 20 गए तो बचे 40, और घंटे वाले हिस्से में 11 में से 8 गए तो बचे 3। यानी उत्तर हुआ 3:40। इसके लिए तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में ही पलक झपकते उत्तर आ जाता है। एकदम सही। और ऐसा ही एक ज्यामितीय अस्त्र जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज के लिए भी है। जल प्रतिबिंब? हाँ, जब कोई चीज पानी में देखी जाती है तो उसका अक्स क्षैतिज रूप से, मतलब हॉरिजॉन्टली पलट जाता है। यानी घड़ी का ऊपर वाला हिस्सा जो 12 है वो नीचे 6 की तरफ चला जाता है। तो ये एक वर्टिकल फ्लिप हो गया। बिल्कुल। और इस वर्टिकल फ्लिप को गणितीय रूप से संतुलित करने के लिए जिस स्थिरांक या कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है 1830। दिए गए समय को बस 1830 में से घटाना होता है। 18:30 मतलब शाम के 6:30 बजे। हाँ, तो इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सवाल है कि 4:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 18:30 में से 4:10 घटाना है। सही। तो 30 में से 10 गए, बचे 20 मिनट, और 18 में से 4 गए तो बचे 14। अब 24 घंटे वाले फॉर्मेट में 14:20 का मतलब होता है दोपहर के 2:20। बहुत बढ़िया। ये तरीका भी बिना किसी कंफ्यूजन के सीधा जवाब दे देता है। हाँ, लेकिन ये दृश्य वाले सवाल तो एक तरह से मुफ्त के नंबर होते हैं, बशर्ते 1160 और 1830 के ये जादुई आंकड़े याद रहें।
वो तो है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब मामला बाहर से देखने का नहीं बल्कि सुइयों के बीच के सटीक कोण या एंगल को निकालने का होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे अगर पूछा जाए कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ तो कोई मिरर ट्रिक काम नहीं आएगी। एकदम नहीं। क्योंकि 7:30 बजे मिनट की सुई तो ठीक 6 के अंक पर होती है, लेकिन घंटे की सुई 7 पर रुकी नहीं रहती। वो 7 और 8 के बीच आधी दूरी तय कर चुकी होती है। और यहीं पर हमारा यूनिवर्सल सूत्र काम आता है। कौन सा? कोण निकालने का सूत्र है निरपेक्ष मान यानी मॉड्यूलस के अंदर 30h-11/2m। 30h-11/2m। यहाँ h का मतलब घंटे है और m का मतलब मिनट, राइट? हाँ बिल्कुल। और मॉड्यूलस मतलब इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव, बाहर आने पर उत्तर हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही रहेगा। सही कहा। लेकिन इस फॉर्मूले की बनावट पर थोड़ी बात करते हैं। मतलब ये 30 और 11/2 कहाँ से आए? ये बहुत ही शानदार सवाल है। 30h का मतलब है कि घंटे की सुई हर घंटे में 30 डिग्री का सफर तय करती है, इसलिए घंटे की संख्या को 30 से गुणा किया जाता है। अच्छा, और 11/2? 11/2 इसलिए है क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का सफर तय करती है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए हम 5 डिग्री कम कर देते हैं, इसलिए 11/2m घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने का सूत्र है। अच्छा, समझ में आया। तो इसमें h घंटे में चली गई दूरी और m मिनट में चली गई दूरी। हाँ, और ये हमारा सूत्र पूरे दिन के काम आता है। बिल्कुल। और 11/2 वही 5.5 डिग्री की रिलेटिव स्पीड है जिसकी चर्चा हमने एकदम शुरुआत में की थी। मिनट की सुई इसी रिलेटिव स्पीड से उस कोण को कम या ज्यादा कर रही होती है। ओह, तो अगर हम 7:30 बजे वाले उसी उदाहरण पर वापस आएं तो h हो गया 7 और m हो गया 30। हाँ, अब इसे सूत्र में रखिए। तो 30 का 7 से गुणा हुआ यानी 210। हाँ, और 11/2 का 30 से गुणा हुआ, मतलब 2 से 30 कटा तो 15 बचा, और 11 को 15 से गुणा किया तो आया 165। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। आप 210 में से 165 को घटा दें तो बचता है 45। चूंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है तो उत्तर पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच ठीक 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखा? हाँ, ये फॉर्मूला तो सच में किसी भी समय का कोण निकाल सकता है। बिल्कुल, ये फॉर्मूला हर स्थिति में एकदम सटीक बैठता है। लेकिन क्या आपको यहाँ कोई कमी दिखाई देती है? हाँ, एक बहुत बड़ा व्यवहारिक पुशबैक है मेरा यहाँ पर। बताइए। ये फॉर्मूला सीधा सीधा तो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब समय दिया हो तो कोण आसानी से निकल जाएगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वभावी छात्रों को उलझाना होता है। वहाँ सवाल अक्सर उल्टे आते हैं। उल्टे सवाल जैसे कि? मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया गया कि 3 और 4 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी, मतलब 0 डिग्री पर ओवरलैप करेंगी। अब अगर कोई छात्र इस यूनिवर्सल फॉर्मूले में कोण की जगह 0 रखकर m यानी मिनट की वैल्यू निकालने बैठेगा तो उस बीजगणित को हल करने में परीक्षा के कई बहुमूल्य मिनट तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। अच्छा। हाँ, जब फॉर्मूले को उल्टा इस्तेमाल करने में समय बर्बाद हो रहा हो तो हमें एक ऐसे शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है जो सीधे लक्ष्य पर वार करे, और वो शॉर्टकट है 60/11 का जादुई अनुपात। 60/11? ये कोई हवा में गड़ा गया नंबर तो नहीं लगता? इसका भी कोई गहरा लॉजिक होगा, राइट? 100% लॉजिक है। हमने बात की थी कि मिनट की सुई को हर घंटे घंटे की सुई को पकड़ना होता है। एक पूरे घंटे यानी 60 मिनट में मिनट की सुई 55 मिनट की अतिरिक्त दूरी तय करती है, क्योंकि 5 मिनट की दूरी तो घंटे की सुई भी आगे खिसक जाती है ना। हाँ, वो भी तो चल रही है। बिल्कुल। तो उस 55 मिनट की दूरी को पकड़ने के लिए 60 मिनट लगते हैं। इसलिए 1 मिनट की दूरी पकड़ने का जो गुणक या मल्टीप्लायर बनता है वो 60/55 होता है, जिसे सरल करने पर 12/11 आता है। 12/11। और जब इसे 5 मिनट के ब्लॉक यानी 1 घंटे के अंतराल के लिए निकाला जाता है तो 12×5 = 60, ये 60/11 बन जाता है। ये महज एक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह वो कैचअप मल्टीप्लायर है जो सुइयों की इस पकड़म पकड़ाई को गणित में बदल देता है। क्या बात है। तो अगर उसी सवाल को देखें, 3 से 4 बजे के बीच सुइयां कब मिलेंगी, यानी 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? यहाँ छोटा अंक 3 है,
क्योंकि ओवरलैप 3 बजकर कुछ मिनट पर ही होगा। बस उस छोटे अंक को इस 60/11 से गुणा कर देना है। सिर्फ इतना सा? हाँ, करके देखिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 60/11 का 3 से गुणा किया तो 60 तिया 180 आया। 180/11। अगर इस भिन्न को मिनटों में बदलें तो 11 एकम 11 बचे 7, ये 16 मिनट और कुछ सेकंड बनता है, जिसे विकल्पों में अक्सर 16 सही 4/11 मिनट के रूप में लिखा जाता है। हाँ, मतलब 3:16 सही 4/11 मिनट पर सुइयां एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाएंगी। ये तो सच में बिना किसी लंबे समीकरण के बस दिमाग में ही हल हो गया। है ना कमाल? और मजे की बात यह है कि 60/11 का ये इंजन सिर्फ ओवरलैप के लिए नहीं, बल्कि विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री और समकोण यानी 90 डिग्री निकालने के लिए भी उतनी ही सटीकता से काम करता है। सच में? हाँ, बस इसमें थोड़ा सा विजुअल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। विजुअल एडजस्टमेंट वो कैसे काम करता है? देखिए, जब सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उनके बीच पूरे 6 घंटे का फासला होता है। जैसे 6 बजे सुइयां एकदम आमने सामने होती है ना। हाँ, बिल्कुल सीधी लाइन में। इसलिए हम समय में प्लस या -6 का समायोजन करते हैं। तो सूत्र बन जाता है 60/11 गुणा ब्रैकेट में समय +-6। अच्छा, समझ आ गया। यानी अगर 8 से 9 बजे के बीच विपरीत दिशा पूछी जाए तो वर्तमान समय है 8, इसमें से 6 घटा देंगे तो बचेगा 2। एकदम सही। अब इस 2 को हमारे जादुई गुणक 60/11 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 120/11, जिसे हल करने पर लगभग 10 मिनट और कुछ सेकंड आता है। मतलब 10 सही 10/11 मिनट। राइट। तो उत्तर हुआ 8:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां एक दूसरे के एकदम विपरीत होंगी। और समकोण यानी 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे? समकोण का मतलब है डायल का 1/4 हिस्सा, यानी ठीक 3 घंटे का अंतर। जैसे 3 बजे या 9 बजे देखा होगा आपने। हाँ, एल शेप बनता है। तो यहाँ समायोजन के लिए 3 को जोड़ा या घटाया जाता है, मतलब +-3। यानी अगर 4 से 4.5 के बीच 90 डिग्री का कोण पूछा हो तो 4 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 1। 60/11 को 1 से गुणा किया तो 60/11 ही रहेगा, जो कि 5 मिनट और कुछ सेकंड, मतलब 5 से ही 5/11 मिनट के बराबर है। तो 4:05 से ही 5/11 मिनट पर समकोण बनेगा। ये 60/11 का शॉर्टकट तो सच में एक मास्टर चाबी की तरह काम कर रहा है, जो हर तरह के ताले खोल सकती है। यही तो गणित की असल खूबसूरती है। एक बार अगर क्यों समझ में आ जाए ना, तो कैसे बहुत आसान हो जाता है। छात्र अक्सर ट्रिक्स को बस रटते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये ट्रिक्स सापेक्ष चाल से ही पैदा हुई हैं, तो वे उन्हें कभी नहीं भूलते। ये तो हुई तब की बात जब हमारी घड़ी बिल्कुल सही चल रही हो। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं। क्या होगा अगर उस ट्रैक पर दौड़ते हुए धावक ही बीमार पड़ जाएं? बीमार पड़ जाएं? कोई जटिल फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं, जबकि यहाँ किसी भारी भरकम गणित की नहीं, बल्कि सिर्फ बुनियादी कॉमन सेंस की जरूरत होती है। कॉमन सेंस? हाँ, ये सिर्फ इस बात का हिसाब रखने जैसा है कि कोई कितना पीछे छूट गया है या कितना आगे निकल गया है। तो हमारे स्रोत सामग्री से ही एक उदाहरण लेते हैं। एक धीमी घड़ी का सवाल है। एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है। यदि उसे सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया है, तो उसी दिन शाम 8 बजे वह क्या समय दिखाएगी? चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। ठीक है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कुल 12 घंटे का समय बीत चुका है। हाँ, पूरे 12 घंटे। अब घड़ी हर एक घंटे में 5 मिनट का नुकसान उठा रही है। तो 12 घंटों में कुल नुकसान कितना हुआ? 12 को 5 से गुणा करें तो कुल 60 मिनट का नुकसान हुआ। और 60 मिनट का मतलब है पूरा 1 घंटा। बिल्कुल। ओह, तो चूंकि वो घड़ी असल समय से 1 घंटा पीछे हो चुकी है, तो शाम के 8 बजने पर वो 8 नहीं बल्कि शाम के 7 बजे का समय दिखाएगी। ये तो सच में सिर्फ तार्किक सोच का ही खेल था। इसमें तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं। हाँ, और ऐसा ही तेज घड़ी के मामले में भी होता है। मान लीजिए एक घड़ी हर घंटे 2 मिनट तेज हो जाती है। अगर 10 घंटे बाद उस घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो असल में सही समय क्या था? अगर इसे डिकोड किया जाए, 1 घंटे में 2 मिनट की तेजी, तो 10 घंटे में ये घड़ी
10 का 2 से गुणा यानी 20 मिनट आगे निकल चुकी होगी। सही जा रही हैं। मतलब ये जो 12 बजे का समय दिखा रही है, ये असली समय नहीं है, बल्कि ये असली समय से 20 मिनट आगे का धोखा है। एकदम सही। तो सही समय जानने के लिए हमें 12 में से 20 मिनट पीछे जाना होगा, यानी सही समय 11:40 था। एकदम सटीक विश्लेषण। लेकिन एक और जगह है जहां छात्र फंसते हैं, वो है मिनट की दूरी या मिनट स्पेस वाले सवाल। ये कैसे सवाल होते हैं? जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 5 और 6 बजे के बीच सुइयां ठीक 3 मिनट की दूरी पर कब होंगी। ये सवाल तो थोड़ा अटपटा लग रहा है। मतलब कोण पूछने की बजाय सीधा मिनटों की दूरी पूछ ली गई। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक भी हमारे उसी पुराने कैचअप मल्टीप्लायर यानी 60/11 पर ही टिका है। इसका सूत्र है 60/11 गुणा ब्रैकेट में t का 5 से गुणा और फिर प्लस माइनस वांछित मिनट। यहाँ t का मतलब है घंटों का शुरुआती अंक। अच्छा ठीक है, इसे हल करके देखते हैं। 5 और 6 बजे के बीच की बात है, तो t हो गया 5। तो 5 का 5 से गुणा हुआ 25 और हमें 3 मिनट की दूरी चाहिए, तो 25 में से 3 घटा देंगे, बचेगा 22। बिल्कुल। अब इस 22 को हमारे मास्टर गुणक 60/11 से गुणा करेंगे। 60/11 का 22 से गुणा, 11 से 22 दो बार में कट गया, तो 60 का 2 से गुणा हुआ 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि घड़ी का पूरा सिस्टम एक लूप में चलता है। जब हम दूरी की बात करते हैं, तो सुइयां एक दूसरे को पार करने से पहले और पार करने के बाद 2 बार उस दूरी पर होती हैं। अच्छा। इसीलिए फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोनों स्थितियां निकाली जा सकें। जो उत्तर विकल्पों में मौजूद हो वही सही होता है। समझ गई। ये सच में ज्यामिति का एक अद्भुत खेल है, लेकिन अब श्रोताओं का ध्यान पूरी तरह से यहाँ केंद्रित करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है उस सबसे बड़ी ट्रिक का। बिल्कुल। जिस सबसे बड़ी और जादुई ट्रिक का वादा हमने इस चर्चा की शुरुआत में किया था, उसका समय अब आ गया है। सुइयों का स्थान बदलना यानी इंटरचेंज वाले सवाल। ये सवाल तो सच में बहुतों के पसीने छुड़ा देते हैं। हाँ, जब ये सवाल परीक्षा में स्क्रीन पर चमकते हैं ना, तो ये किसी एल्जेब्रिक नाइटमेयर यानी बीजगणितीय दुस्वप्न से कम नहीं लगते। ये सच है। सवाल आमतौर पर कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है। राम सुबह 8 से 9 बजे के बीच घर से बाहर गया और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वापस आया। वापस आकर उसने देखा कि घड़ी की सुइयों ने आपस में अपनी जगह पूरी तरह से बदल ली है। यानी जहां सुबह मिनट की सुई थी, वहां अब घंटे की सुई है। और जहां घंटे की सुई थी, वहां अब मिनट की सुई। बिल्कुल। अब सवाल ये पूछा जाता है कि वो ठीक किस मिनट पर वापस आया था। बाप रे! इस सवाल को अगर किसी भी परंपरागत समीकरण या इक्वेशन से हल करने बैठें, तो शायद 10 मिनट लग जाएंगे। कई सारे वेरिएबल मानने पड़ेंगे, x, y। हाँ, और परीक्षा में इतना समय होता नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि इसका एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो इसे सेकंडों में खत्म कर सकता है। हाँ, और वो मास्टर स्ट्रोक है 60/13 का रहस्य। 60/13 अचूक है। वापसी का सटीक समय निकालने के लिए बस 60/13 को घंटों की संख्या से गुणा किया जाता है। यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी पुशबैक है। बताइए। 60/11 तो पूरी तरह से समझ में आ गया था कि वो रिलेटिव स्पीड से निकला है, लेकिन ये 13 कहाँ से टपक पड़ा? मतलब घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं। फिर ये 60/13 का स्थिरांक या कांस्टेंट क्यों? ये इस पूरी घड़ी की ज्यामिति का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इसे ऐसे समझना चाहिए, जब सुइयां अपनी जगह बदलती हैं यानी पूरी तरह से इंटरचेंज करती हैं, तो वे दोनों मिलकर सिर्फ अपनी जगह नहीं बदल रही होती, बल्कि वे दोनों मिलकर पूरे डायल का एक चक्कर से थोड़ा ज्यादा का फासला तय कर चुकी होती हैं। मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों की चली गई कुल दूरी को जोड़ा जा रहा है। एकदम सही। जब हम दोनों सुइयों की चाल को जोड़ते हैं, मिनट की सुई 1 की स्पीड से और घंटे की सुई 1/12 की स्पीड से, तो उनकी कुल संयुक्त गति यानी कंबाइंड स्पीड का अनुपात 1 + 1/12 हो जाता है, जो कि 13/12 बनता है। बिल्कुल। तो जब हम उस पूरे डायल के 60 मिनट के स्पेस को इस संयुक्त गति से भाग देते हैं, तो वो अनुपात 60/13 बन जाता है। अरे वाह! हाँ, ये 13 असल में डायल के 12 घंटे और सुइयों के उस एक ओवरलैप का गणितीय जोड़ है। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कोई रटने वाली ट्रिक नहीं है,
बल्कि ये दो सुइयों के एक दूसरे के रास्ते को पूरी तरह से पार करने का एकदम सॉलिड गणितीय निचोड़ है। बिल्कुल। तो 60/13 का इस्तेमाल करके जब हम इस सवाल के विशिष्ट घंटों को सूत्र में रखकर गुणा करते हैं तो बिना किसी लंबे समीकरण के सीधा उत्तर आ जाता है, जैसे कि 41 मिनट और कुछ सेकंड का सटीक समय। हाँ, राम वाले सवाल में 1 से 2 के बीच वापसी है तो 8 से 1 तक कुल घंटे गिने जाते हैं। एक बार जब 60/13 का ये रहस्य समझ में आ जाता है तो जो सवाल पहले किसी बुरे सपने की तरह लगते थे वो बस एक साधारण से गुणा भाग के सवाल में बदल जाते हैं। सही कहा। और यही कारण है कि इन सूत्रों को ट्रिक्स कहा जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये गणित के उन गहरे नियमों का शॉर्टहैंड है जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के भयानक दबाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। आज का ये विश्लेषण तो सच में किसी खजाने से कम नहीं रहा है। हाँ, अगर इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो शुरुआत हुई थी उस गोल ट्रैक पर दौड़ते धावकों से, जहां हमने 5.5 डिग्री प्रति मिनट की सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड को गहराई से समझा। और फिर हमने देखा कि कैसे 11, 60 और 18-30 के आंकड़ों का इस्तेमाल करके दर्पण और जल प्रतिबिंब के सवालों को बिना पेन उठाए सिर्फ दिमाग में हल किया जा सकता है। उसके बाद हमने कोण निकालने के उस यूनिवर्सल सूत्र को देखा, वो ही 30h-11/2m, जो हर स्थिति में काम करता है। और फिर घड़ी के सवालों की असली रीढ़ की हड्डी 60/11 के शॉर्टकट को डिकोड किया। ये समझा कि कैसे वो एक कैचअप मल्टीप्लायर है जिससे सुइयों के मिलने, विपरीत दिशा और समकोण वाले सवाल सेकंडों में हल हो जाते हैं। और खराब घड़ियों वाले सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि सिर्फ कॉमन सेंस लगाकर समय बचाया जा सकता है। हाँ, और अंत में 60/13 के उस मास्टर स्ट्रोक ने सुइयों के इंटरचेंज जैसे बीजगणितीय जाल को भी एक छोटी सी कैलकुलेशन में समेट दिया। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन गणितीय अस्त्रों के अभ्यास से एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में वो बहुमूल्य सेकंड बचाए जा सकते हैं जो अक्सर एक छात्र के सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर तय करते हैं। ये बिल्कुल सच है। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना चाहिए। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि एक साधारण सी दीवार घड़ी जिसे हम सब रोज देखते हैं, जिसमें सिर्फ 1 से 12 तक के अंक हैं और टिक टिक करती 2 सुइयां हैं, वो अपने भीतर गणित, गति और ज्यामिति का कितना सटीक, लयबद्ध और विशाल ब्रह्मांड छिपाए हुए है। समय को मापना शायद सिर्फ कांटों का खिसकना नहीं है, बल्कि ये खुद गणित का एक जीवंत रूप है। बिल्कुल। जब भी परीक्षा हॉल में या घर की दीवार पर इस घड़ी पर नजर पड़ेगी तो छात्रों को ये डराएगी नहीं और न ही केवल समय बताएगी। हाँ, बल्कि ये उस 60/11 और 60/13 के जादुई ब्रह्मांड की याद दिलाएगी जो इसके भीतर हर सेकंड काम कर रहा है। क्या बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज का ये सफर ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा।